नमस्कार, मैं शिवनारायण सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग डीवीएस कॉलेज कानपुर। और हमारे साथ डॉक्टर सौम्यदीप भट्टाचार्य जी हैं, जो कि डीवीएस कॉलेज के अंग्रेजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। तो आज हम भट्टाचार्य जी से बात करेंगे कि साहित्य क्या आज के समय में उपयोगी है या फिर इसका समय बीत चुका है, इसकी जो प्रासंगिकता थी वो अब नहीं रही है। तो सर, सबसे पहले इस प्रश्न यही कि साहित्य क्या आज के समय में उपयोगी रह गया है या नहीं? जी, सबको मेरा नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी देखिए, सवाल है कि साहित्य प्रासंगिक है कि नहीं। मेरे हिसाब से देखिए, साहित्य हमेशा प्रासंगिक था, है और हमेशा रहेगा। सवाल होना चाहिए कि साहित्य का अध्ययन प्रासंगिक है कि नहीं। साहित्य का अध्ययन जो हायर एजुकेशन में होता है, जिसको हम इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत में ग्रेजुएशन, मास्टर्स पढ़ते हैं, वो प्रासंगिक है कि नहीं, ये सवाल होना चाहिए। और ये सवाल थोड़ा अलग है, क्योंकि साहित्य का प्रासंगिकता है कि नहीं ये तो मैं बता चुका हूँ, हमेशा से था, है और रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि साहित्य का अध्ययन प्रासंगिक है कि नहीं। बिल्कुल प्रासंगिक है, क्योंकि साहित्य का अध्ययन हम जब करते हैं तो बेसिकली हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं ये अगर हम समझ जाए तो साहित्य का अध्ययन की प्रासंगिकता कितनी ये समझ में आएगी। जी। जब हम ये पूछते हैं किसी से कि जब हम इंग्लिश या हिंदी पढ़ते हैं कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में तो हम क्या पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर लोग जो हैं, खासकर जो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते नहीं हैं, जो नॉर्मल पीपल, जिनको सामान्य जनता जो हैं, उनको ये लगता है कि हम साहित्य का जब अध्ययन करते हैं तो हम कविताएं पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, नाटकें पढ़ते हैं, ठीक है, जो रचनाएं होती हैं उनको पढ़ते हैं। लेकिन जैसे आप हैं, जैसे हम हैं, जो भी साहित्य का अध्ययन थोड़ा सा किया है उसको ये समझ ज़रूर होगा कि हम वो नहीं पढ़ते। हम बेसिकली जब साहित्य का अध्ययन करते हैं हायर एजुकेशन में जी। तो हम ये पढ़ते हैं कि पढ़ते कैसे हैं। आवर सब्जेक्ट मैटर इज बेसिकली क्रिटिकल एनालिसिस, इट्स नॉट द टेक्स्ट। जी। द टेक्स्ट इट्स जस्ट अ मीडियम, ये एक माध्यम है जिसके ज़रिए हमको ये सिखाया जाता है कि पढ़ते कैसे हैं। और हम अगर बहुत मोटी बात ना भी करें, बहुत बड़ी बात ना भी करें, बहुत तफसील से बात ना भी करें, अगर सामान्य छोटे तौर पे भी सोचा जाए, सामाजिक जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सामाजिक विषमताएं हैं, उनको जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको उसकी सलूशन मिलने का कोई आसार ही नहीं नज़र आता। और कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम ढूंढने के लिए आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना आना चाहिए जी। और जब भी हम हिंदी में जो कोई भी लिटरेचर पढ़ें, उसकी जो थियोरी पढ़ते हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कि टेक्स्ट क्या है। तो जब हम थियोरेटिकली एनालिटिकल क्रिटिकल एनालिसिस करना सीखते हैं तो हमको किसी भी चीज़ को एक टेस्ट के तौर पर देखना सिखाया जाता है। तो अगर बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, अगर आप रोज़गार छोड़ दीजिए, अगर आप कलात्मकता छोड़ दीजिए, अगर आप एस्थेटिसिटी छोड़ दीजिए, सिर्फ सामाजिक तौर पे भी देखा जाए तो साहित्य पढ़ना हमेशा से ज़रूरी था, आज ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है आने वाले कल में जितना मैकेनिकल होगा समाज, साहित्य पढ़ना आना उतना ही ज़रूरी होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो धीरे धीरे जैसे विषमताएं आ रही है समाज में, वो और बढ़ती रहेगी। अगर संक्षेप में पूछा जाए तो ये तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है साहित्य के प्रासंगिकता को लेकर। अब आप बताइए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी गूढ़ जानकारियाँ हमारे साथ साझा की, कि जैसे आपने कहा कि ज़रूरी है साहित्य भी और सामाजिक प्रगति के लिए विज्ञान भी। तो साहित्य, जैसा कि आपने कहा, मैं उसी बात को ही दूसरे शब्दों में कह देता हूँ कि रामचंद्र शुक्ल या बहुत सारे हिंदी के ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने इन विषयों पर अपनी तरह से बातें रखी हैं। जैसे कि गेहूँ बनाम गुलाब नाम का एक निबंध लिखा था गुलाब राय जी ने, और उन्होंने बताया कि गेहूँ वहाँ प्रतीक था, एक तरह से कहिए कि जो मूलभूत चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें हैं, और गुलाब वहाँ पर संस्कृति का या सभ्यता का, या कह सकते हैं कि प्रकारांतर से कविता या साहित्य जैसी चीज़ों का, नेचर वर्सेस कल्चर का जो डिबेट है। जी बिल्कुल। तो उसी प्रकार से साहित्य मानव की जो मूलभूत, जो एक तरह से कहिए कि पेट भरने के बाद की जो ज़रूरत होती है, उन मूलभूत ज़रूरतों में से साहित्य भी है। और यदि हम साहित्य से पूर्ण रूप से वंचित हो जाएंगे तो हमारे मन को पल्लवित करने वाली, मन को विकसित करने वाले तंतु भी सूख जाएंगे, और इससे मनुष्य और पशु के बीच में जो मूलभूत अंतर है वो भी मिटता जाएगा। वो जो विभेदक रेखा है वो भी कहीं ना कहीं धुंधली पड़ती जाएगी, और एक दिन वो धुंधली पड़कर मिट जाएगी। तो साहित्य बहुत ज़रूरी है, और साहित्य कभी भी मरती हुई विधा के रूप में नहीं देखा जा सकता है।
एक और चीज़ मैं यहाँ बताऊँ, आपने बहुत सही बात की। एक तो है कि हम मूलभूत रूप से कहाँ से आए हैं। जी जैसे जानवर है, जो पशु हैं, पशु जगत से हमारा इंसानों का जो फ़र्क है, भेद है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा जो आपने कहा कि साहित्य प्ले करता है, ये तो ज़रूर सही बात है। इसको जैसे आपने रामचंद्र शुक्ल जी का नाम लिया है, तो मैं, क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर से हूँ, जी आपको भी पता ही है, आप भली भांति बहुत प्रकांड विद्वान हैं आप खुद, लेकिन मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूँ। जैसे आपने रामचंद्र शुक्ल जी का गेहूँ वर्सेस गुलाब की जो बात की, उसी संदर्भ में मैं कहना चाहता रामचंद्र शुक्ल का नहीं, वो गुलाब राजी का है। हाँ, गुलाब, जी हाँ, मैं जी जी सुधारने के लिए शुक्रिया। लेकिन जैसे मैं भी एक एग्जांपल दे दूँ चलते चलते, जी जी जैसे 20वीं सदी के शुरुआत में हमको पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैकेनाइजेशन का ज़माना था। जी वहाँ पे विज्ञान जो है, प्रगति बढ़ चढ़ के आगे आ रही थी। तो उस ज़माने में 20वीं सदी की पहले 2 दशकों में ये सवाल बहुत बढ़ चढ़ के सबके सामने आया कि साहित्य पढ़ने का फिर फ़ायदा क्या है, साहित्य हमारे समाज में उसका कोई रेलिवेंस है कि नहीं। और ये वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा आया था, क्योंकि हमारे इंडिया में उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन उस समय हुआ नहीं था। जी जी हमारा बहुत ज़्यादातर मूल रूप से हम कृषि प्रधान, और उस समय भी थोड़ा जो प्राकृतिक जो दिनचर्या है और जीवनचर्या, उसी में हम ज़्यादातर उस समय लहज थे। लेकिन यूरोप में और अमेरिका में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ चढ़ के सामने आ रही थी। तो उस संदर्भ में ये सवाल बहुत ज़रूरी हो गया था कि उसमें सिर्फ लिटरेचर नहीं, ह्यूमैनिटीज़ एज अ विधा, ठीक है, जी जी ह्यूमैनिटीज़ एज अ डिसिप्लिन, इसका रेलिवेंस क्या है। जी तो इसका जवाब देने की कोशिश किया था आई.ए. रिचर्ड्स ने। जी आपको पता ही है, जो भी लिटरेचर के स्टूडेंट होंगे उन सबको पता होगा कि आई.ए. रिचर्ड्स बहुत प्रकांड विद्वान थे, जी जी बहुत बड़े क्रिटिक थे। उन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो विधा है उसका इजाद किया था, ये तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उसको पॉपुलराइज किया था, उसको बहुत समृद्ध किया था। जी जी तो उन्होंने 2 थियरीज दी थी उस समय टू जस्टिफाई द रेलिवेंस ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लिटरेचर इन द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। तो उन्होंने कहा था, एक थियरी था थियरी ऑफ वैल्यूज़, और दूसरा थियरी था थियरी ऑफ कम्युनिकेशन। उन्होंने ये कहा था कि अगर साइंटिफिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन साइंटिफिक डेवलपमेंट से हमको मिलता क्या है? साइंटिफिक डेवलपमेंट से हमको मिलता है टूल्स, जी हमको औजार मिलता है, जी जो टेक्नोलॉजी है वो मिलता है, उससे हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ती है। जी जी लेकिन कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करने की जगह क्या है, उसका इस्तेमाल करने का ज़रिया क्या है, उसको कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, वो आता है आपके वैल्यू सिस्टम से, जी। वो आता है आपकी शिक्षा से। और वो शिक्षा, वो समझ आपको साइंस नहीं देती। जी सर साइंस आपकी कैपेबिलिटीज़ डेवलप करती है, ह्यूमैनिटीज़ और लिटरेचर आपकी वैल्यूज़ डेवलप करती है। जी अगर दोनों साथ साथ नहीं चला तो वही होता है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, जहाँ पे अमेरिका के पास बहुत ताकत तो था, लेकिन उसको ना इस्तेमाल करने वाली समझ नहीं थी, जी जो अब इन दुनिया के पास आया है कुछ हद तक, लेकिन आया है एक बहुत बड़ा हर्जाना चुकाने के बाद, जिसको हम हिरोशिमा और नागासाकी कहते हैं। तो अगर हम आई.ए. रिचर्ड्स की बात को बहुत सीरियसली ले लेते, उससे पहले ही जो उन्होंने 1945 में हिरोशिमा नागासाकी होने के एटलीस्ट 20 साल या 25 साल पहले कह चुके थे, अगर उस बात पे तवज्जो ज़्यादा दिया जाता तो हो सकता है, अगर वैल्यू सिस्टम बहुत ज़्यादा तगड़ा होता, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता, तो हिरोशिमा नागासाकी जैसी दुखद घटना हमारे सामने ना आती। पहली बात। बिल्कुल सर। दूसरी बात है जो थियरी ऑफ कम्युनिकेशन है, जो आप कह रहे थे, पशुओं से हमको अलग करने वाली चीज़ जो है, वो सिर्फ वैल्यू सिस्टम या मोरालिटी नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट ही है कि इंसान ही इकलौता ऐसा पशु है, कि हम भी तो पशु ही, जानवर ही है, बिल्कुल जिनके पास एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, जी सर। जिनके पास एक सिस्टमैटिक आर्बिट्ररी प्लान्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है। और जब तक ये हमारे बीच में है, ये हमसे पशुओं से हमारा जो सेपरेशन है या जो डिस्टिंक्शन है, ये बनाए रखने का बहुत इंपॉर्टेंट ज़रिया है। और थियरी ऑफ कम्युनिकेशन ये कहता है, आई.ए. रिचर्ड्स की, कि कम्युनिकेशन को बढ़ाए रखने के लिए और उसको एनरिच, समृद्ध रखने के लिए ह्यूमैनिटीज़ और खासकर लिटरेचर की पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कहते हैं ना कि भाषा समेट रहा है, छोटी हो रही है, संकुचित हो रही है, भाषा की जो परिधि है, जो सीमाएं हैं, वो बहुत सूख रही है, सिकुड़ रही है धीरे धीरे। जी जी उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम लोग लिटरेचर को ना पढ़ते हैं, ना उसकी जो अध्ययन है गहन से वो करते हैं। जी अगर ये बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे भाषा की संकुचित होना और सिकुड़ना लाजमी है। और अगर भाषा संकुचित होगी और सिकुड़ेगी तो धीरे धीरे, अकॉर्डिंग टू आई.ए. रिचर्ड्स थियरी ऑफ कम्युनिकेशन, हमारे समाज के लिए बहुत ख़राब चीज़ होगी। तो जो थियरी ऑफ वैल्यूज़ है और थियरी ऑफ कम्युनिकेशन है,
वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि वो 100 साल पुरानी बात है, जी सर। लेकिन जो जैसे वेद है, जैसे बाइबल है, जैसे कुरान है, जैसे जो भी महान लिटरेचर जिसको हम कहते हैं ना, कोई भी महान लिटरेचर में एक टाइमलेस क्वालिटी होती है। जी। उसको आप कालजयी रचनाएं, कालजयी रचनाएं जिसको कहते हैं, क्योंकि उसमें कुछ एसेंशियल ऐसी चीज़ें होती हैं जो टाइमलेस होती हैं। जी सर। क्योंकि इंसानी फितरत, इंसानी व्यवहार बदलता है, इंसानी दिनचर्या जीवनचर्या बदलता है, फितरत नहीं बदलती उस तरह से। मूलभूत जो प्रवृत्तियाँ होती हैं वो नहीं बदलती। इसीलिए उन चीज़ों को जो अटेस्ट करता है ना, उन चीज़ों पे जो बात करते हैं, वो चीज़ें काल दर काल शताब्दी युग की मोटी दीवारों को भेद कर भी बनी अब रहती युग तो नहीं बोल सकते, ये अलग कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन बहुत लंबे काल को बोल सकते हो। कालजयी हो सकता है, होते हैं, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हर जगह इंसानी फितरत या इंसानी प्रवृत्ति के जो विषमताएं हैं उनको एड्रेस करता है। तो ये मोटी तौर पे बोल सकते हैं। बहुत ही संक्षेप में अगर बोला जाए, इसमें बात तो बहुत लंबी चल सकती है, किसी भी समय करना भी चाहिए बैठ के, और सबको ये सोचना भी चाहिए, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ और लिटरेचर के नहीं, जी। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ह्यूमैनिटीज़ और लिटरेचर को मैं ये नहीं कहता कि आप मतलब हायर एजुकेशन में क्लास में स्टूडेंट बन के पढ़िए, लेकिन अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपको इसमें ध्यान और तवज्जो ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि आपके इंसानी जो व्यक्तित्व है उसका एक बहुत अहम हिस्सा ये दोनों चीज़ें हैं। जी सर। बस इतना मुझे लगता है ज़रूर कहना चाहिए और याद रखना चाहिए। आप भी कुछ कहिए इस पर। जी सर, बहुत बहुत आभार आपका। आपने इतने गूढ़ विषय, इतने ज्वलंत विषय पर इतने आसान शब्दों में, और दूसरा ये कि आप अंग्रेजी भाषा के विद्वान हैं और उसके बाद भी हिंदी में इतने अच्छे से अपनी बात को रख पाए, समझा पाए। बहुत अच्छा नहीं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जबकि ये बहुत अच्छी बात रही कि आपने इतने अच्छे से सहजता से हमको बातें समझाई हैं, और निश्चित रूप से ये सभी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी ये वार्तालाप। और जैसा कि आपने कहा कि साहित्य एक तरह से विवेक भी है, एक तरह से विवेक प्रदान करता है कि क्या है और कैसे है। जैसे इसी संदर्भ में मुझे एक कथन याद आता है, किसी विद्वान ने कहा था कि इतिहास जो होता है वो उसमें घटनाएं, उसमें तिथियां और पात्र, ये दोनों तो सत्य होते हैं, बाकी सब कुछ काल्पनिक होता है। जबकि जो साहित्य है वहाँ तिथियां और घटनाएं तो काल्पनिक होती हैं, बाकी उसमें जो और बातें होती हैं वो सत्य होती हैं। तो साहित्य वही है जो घटनाएं और उसमें जो पात्र हैं उनको चाहे काल्पनिक तौर पर रखता है, लेकिन उसके अंदर से जो विवेक निकल कर आता है वो बिल्कुल यथार्थ होता है और उस पर किसी भी प्रकार की शंका का कारण नहीं बन पाता है। इसीलिए साहित्य हमको मनुष्य बनाए रखने के लिए, मानवीय बनाए रखने के लिए और विवेकशील व्यक्ति बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और बहुत सही, आप बहुत सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं सॉरी टू इंटरजेक्ट, लेकिन जैसे आपके बात जैसे ना बात निकलेगी तो दूर तो लग जाएगी। जी जी बिल्कुल। आपकी बात से मुझे फिर एक बात याद आ गई, जो कह रहे थे, बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया है। जी सर। किसी बहुत बड़े विद्वान ने ये भी कहा है जी सर कि फिलॉसफी, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, उसके बाद में हिंदी में तर्जुमा कर देंगे। जी सर। कि फिलॉसफी टॉक्स अबाउट ब्यूटीफुल थिंग्स एंड लिटरेचर टॉक्स अबाउट ब्यूटीफुल थिंग्स इन अ ब्यूटीफुल मैनर। ये कहा जाता है कि दर्शन जो है खूबसूरत चीज़ों के बारे में बात करता है, और साहित्य जो है खूबसूरत चीज़ों के बारे में खूबसूरत तरीके से बात करता है। तो अगर ऐसे देखा जाए कि अगर साहित्य को पढ़ेंगे ना, साहित्य जो है मतलब बुद्धि और कलात्मकता का एक मिलाप होता है, जी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक। जी जी। लिटरेचर इन अ वे इज एन एमलगेमेशन ऑफ द बोथ। साहित्य अगर अच्छा साहित्य हो, देखो साहित्य भी हर तरह का हो, जैसा हर चीज़ खराब और अच्छा होता है, बिल्कुल, साहित्य भी अच्छा और खराब होता है। ये भी एक ट्रेनिंग है कि कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए, उसके किस क्वालिटी पर तवज्जो देना चाहिए और किस चीज़ को हटा देना चाहिए। लेकिन अच्छी साहित्य की अगर हम बात करें तो वो जो वैज्ञानिकता है और जो कलात्मकता है उसका एक बहुत गहन मिश्रण होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य जिंदगी में सिर्फ विज्ञान को ही अगर आप तवज्जो देंगे तो बहुत कृत्रिम बन जाएंगे, तो मैकेनिकल बन जाएंगे। जी जी। वहाँ पे जो ह्यूमन क्वालिटीज़ है वो मर जाएंगी। लेकिन सिर्फ ह्यूमन क्वालिटीज़ पे ही तवज्जो देंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपकी जो प्रगति है, आपकी जो विकास है वो पीछे हो जाएगा। तो साहित्य पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि साहित्य आपको दोनों चीज़ का, अच्छा साहित्य, बार बार बता रहा हूँ मैं, अच्छा साहित्य आपको दोनों चीज़ों का एक संतुलन भी सिखाता है, जिसमें डेवलपमेंट भी है, विकास भी है, फ्यूचरिस्टिक भविष्य को देखने वाला, आगे की तरफ देखने वाली सोच भी है, लेकिन साथ ही साथ वो चीज़ जो आप खो नहीं सकते, जो आपके लिए इनएविटेबल है, वो पुरानी क्वालिटीज़ जिसके बिना विकास संभव नहीं है, जिसके बिना विकास का कोई मायने नहीं है, उसको भी संजो कर रखना भी सिखाता है।
तो ये भी बहुत बहुत ज़रूरी बात है। जी सर। और ये बहुत, हम नहीं कह, हम तो सब सुनी सुनाई बात, हम तो मतलब झूठी बातें कह रहे हैं ना, झूठी इन द सेंस चखी हुई। जी जी सर। जो बड़े बड़े विद्वानों की कही हुई बातें हैं, उनकी जो सारांश और संक्षेप है वो मैं हम दोनों उनकी आपके पुनरावृत्ति कर रहे हैं। जी सामने सर। आप प्रेजेंट करने की कोशिश करें, ताकि बच्चे जो है जी जी सर। पूरे इंटरेस्टेड हो इन बातों को अपने सिरे से चखने की, अपने सिरे से पहचानने की, अपने सिरे से ढूंढने की। जी। बस यही कोशिश है और कुछ नहीं। जी सर। तो बहुत बहुत आभार सर आपका पुनः। आपने हमारा जो एक तरह से कहिए कि एक कोशिश थी कि इस विषय पर कुछ बात की जाए, आपने इसके लिए तैयार हुए। बहुत बहुत आभार आपका भी, आपने मौका दिया और इतनी देर से कैमरा पकड़े हुए, बहुत बड़ी बात है ये भी। उम्मीद करते हैं कि इससे विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे और आगे फिर इसी प्रकार के किसी विषय को लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।